हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग की, जो कि दूसरा अनुप्रयोग होगा एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, क्योंकि जब कोई चादर पर Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है क्या होता है उसकी बात करते हैं। जब किसी समतल चादर को प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस चादर पर एक समान रूप से फैल जाता है। यदि मान लें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा इस चादर को Q कूलाम आवेश दिया गया है, तब इस चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है Q/A होता है। मान लेंगे पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा Q/A। चूंकि इस डेरिवेशन में हमें आवश्यकता पड़ने वाली है Q इज इक्वल सिग्मा A की, तो किसी भी चादर पर जब कोई आवेश देंगे तब आवेश जो है उस पर एक समान रूप से फैल जाएगा, जिसके कारण चादर का पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा होगा वो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश हो जाएगा। इसलिए सिग्मा इज इक्वल Q/A हो जाएगा। यहां से Q इज इक्वल सिग्मा A आ जाएगा। इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करने के लिए हम मान लेंगे इस चादर से के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है तथा इस चादर की दूसरी तरफ r मीटर की दूरी पर ही एक बिंदु P डैश है। अतः P डैश को अक्ष मानकर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना कर लेंगे जिसके दोनों सिरे वृत्तीय होंगे। काल्पनिक बेलन की कल्पना कर लेंगे जिसके दोनों सिरे क्या होंगे, वृत्तीय होंगे। इस चादर के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है तथा सममिति के कारण दूसरी तरफ भी r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P डैश है। जितना इस पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उतना ही इस बिंदु P डैश से भी होकर गुजरेगा। अब यहां पर मान लेंगे क्षेत्रफल अवयव dA है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, वेक्टर dA। यहां पर बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत होगा तथा चूंकि चादर पर प्लस Q कूलाम आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इससे बाहर की तरफ वेक्टर E होगी। इस प्रकार वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA के बीच कोण थीटा इज इक्वल 0 अंश होगा। जितना वैद्युत फ्लक्स इस वृत्तीय पृष्ठ से होकर गुजरेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स दूसरी साइड में बिंदु P डैश से होकर गुजरेगा। तो हम मान लेंगे माना इस बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव क्या है, वेक्टर dA है। इधर भी क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA क्षेत्रफल अवयव के लंबवत बाहर की तरफ होगा तथा प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी होगी वो भी बाहर की तरफ वेक्टर E होगी, इसलिए यहां पर भी थीटा कोण 0 अंश हो जाएगा। काल्पनिक बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों पर हमने क्षेत्रफल अवयव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली, और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन के दोनों वृत्तीय सिरे मध्य बिंदु से समान दूरी पर है, इसलिए यहां से जितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स यहां से गुजरेगा। इसके साथ में हम बेलन के वक्र पृष्ठ पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लेते हैं और साथ ही देख लेते हैं कि उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम कहीं पर भी यहां मान लेते हैं ये क्षेत्रफल अवयव dA है जिसकी डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो ये वेक्टर dA हो जाएगा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q इधर बाहर की तरफ होगी, वेक्टर E। तब इन दोनों के बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव के बीच
कोण 90 अंश होता है तो वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। अब चूंकि हमने इस बिंदु को P माना है तथा इससे P' माना है, तो हम इस बिंदु को भी कुछ मान लेंगे ये बिंदु Q है। तब यदि हम इन छोटे छोटे पृष्ठों से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे, तब हमें संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तत्पश्चात बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बिंदु Q से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं इन बेलन के वृत्तीय सिरों पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि जितना इस सिरे से होकर यानी कि बिंदु P से होकर गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, उतना ही बिंदु P' से होकर गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, इसलिए ये दोनों के मान बराबर होंगे। इसलिए हम लिख लेंगे कि बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो d phi P होगा ये बराबर होगा d phi P' के, और ये इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। चूंकि दोनों के बीच थीटा इज इक्वल 0 अंश है, इसलिए हो जाएगा d phi P इज इक्वल d phi P' इज इक्वल E dA cos थीटा। चूंकि हम जानते हैं थीटा इज इक्वल 0 अंश है, इसलिए d phi P इज इक्वल d phi P' इज इक्वल E dA cos 0 अंश। चूंकि cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहां से आ जाएगा इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा E dA। तो हो जाएगा d phi P इज इक्वल d phi P' इज इक्वल E dA। अब हम इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे, इसलिए इसका हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। समाकलन कर लेंगे तो आ जाएगा phi P इज इक्वल phi P', क्योंकि हम जानते हैं जब छोटे से अवयव का समाकलन कर देते हैं तो उस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाता है। इसलिए यहां पर हो जाएगा d phi P का phi P लिख लेंगे और d phi P' का phi P' लिख लेंगे। चूंकि इन दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिखे ले रहे हैं। तो आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA। E यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि समाकलन से बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा phi P इज इक्वल phi P' इज इक्वल E क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1 dA। 1 dA से आ जाएगा A, चूंकि हमने इंटीग्रेशन में बताया है इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल x, तो वहां से हो जाएगा A आ जाएगा। चूंकि हमने पूरी इसका एरिया A माना है और छोटे छोटे से टुकड़ों को जोड़ेंगे तो इस बेलन का एरिया ही आएगा, तो यहाँ पर 1 dA का A हो जाएगा। इसलिए phi P इज इक्वल phi P' इज इक्वल EA। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब हम इस बेलन के वक्र पृष्ठीय बिंदु Q से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे। अतः वक्र पृष्ठीय बिंदु Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसे मान लेंगे d phi Q इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा d phi Q इज इक्वल E dA cos थीटा। चूंकि हम जानते हैं इस वक्र पृष्ठीय बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA के बीच कोण 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री, तो आ जाएगा d phi Q इज इक्वल E dA cos 90 डिग्री। साथ ही cos 90 अंश का मान होता है 0, इसलिए बिंदु Q से होकर गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा 0। अतः हमें दोनों वृत्तीय सिरों से तथा
वक्र पृष्ठ बिंदु से प्राप्त हो गया वैद्युत फ्लक्स। यहां हम कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तब भी फाई क्यू ही आएगा जीरो, क्योंकि पूरा जीरो ही है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। तो हमें पता चल गया कि दोनों वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो ई है। कहने का मतलब है बिंदु P से भी होकर गुजरेगा ई, और बिंदु Q से भी, P डैश से भी होकर गुजरेगा ए, और बिंदु Q से होकर गुजरेगा जो फ्लक्स वो जीरो होगा। अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ये फाई ई, केवल इसे फाई मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि बेलन के पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई होगा, और वो होगा इज इक्वल बिंदु P से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का तथा बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा बिंदु Q से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तीनों का योग होगा। इसलिए बिंदु P पर जो गुजर रहा है वो EA है, तो हो जाएगा EA प्लस बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला भी EA है, इसलिए हो जाएगा EA, और बिंदु Q से होकर गुजरने वाला जीरो है। तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू EA। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमें इस काल्पनिक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो गया है, जो कि फाई इज इक्वल टू EA आया है। गॉस की प्रमेय से, चूंकि गॉस की प्रमेय में गॉस ने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सो इसे भी फाई मान लेंगे, तो फाई इज इक्वल हो जाएगा Q/ε0। इसे इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 से इनको हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से फाई इज इक्वल Q/ε0 है, और यहां निकल के आया था फाई इज इक्वल 2EA, तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से 2EA इज इक्वल Q/ε0। चूंकि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या होता है। यदि किसी चादर पर कोई Q कूलाम आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो उस चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला आवेश जो होता है, या प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश जो होता है, वो उस पृष्ठ से बद्ध पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसलिए सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा Q/A, और Q इज इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए। तो यहां पर हम Q का मान रख देंगे सिग्मा ए, तो हो जाएगा 2EA इज इक्वल सिग्मा A/ε0। यहां से A और A कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2E इज इक्वल सिग्मा/ε0। 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल सिग्मा/2ε0। यहां पर एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है निकल कर आ गया है E इज इक्वल सिग्मा/2ε0। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं हमारे साथ हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर पूरी फिजिक्स। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले डेरिवेशन के लिए। सो बाय बाय।